दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप लोगों का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और अभी तक आपने यह सुना कि किस प्रकार गंगाजली के रूप में उस सुहेली की नरभक्षी बाघिन के द्वारा अपना 21वां शिकार किया गया और उसके आगे क्या क्या घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ, वो सब मैं आपको आज सुनाऊंगा। ठकरवा से 50-60 किलोमीटर का सफर तय करके जो राम लखन सिंह थे, जो कि दुधवा नेशनल पार्क के उस समय के डायरेक्टर थे, उनके साथ में परमेश्वर भी था और वे करीब दिन के 11:30 बजे तक दुधवा पार्क में पहुंच गए। दुधवा रेस्ट हाउस में पहुंचकर राम लखन सिंह को गंगाजली की पूरी घटना के बारे में पता चला। वहां पर डर का काफी उस टाइम माहौल था और तुरंत जो राम लखन सिंह थे उन्होंने हरिहर प्यारी के ऊपर होदा कसवाया और उनके साथ में जो गार्ड थे, अब्बू जहीर उनका नाम था, वो बैठे। उनके पास 12 बोर की राइफल थी और साथ में जो उस समय के जो रेंजर थे उनका नाम था बलदेव सिंह, वो बैठे हरिहर प्यारी हथनी के ऊपर और खुद राम लखन सिंह बैठे 12 बोर की राइफल बंदूक के साथ में। और उनका जो महावत था उसका नाम था ललन बख्श। इस प्रकार कुल 4 लोगों को लेकर के जो हरिहर प्यारी थी, उसने जो दुधवा रेस्ट हाउस के आसपास का जंगल था वहां के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उस बाघिन की खोज शुरू कर दी ताकि अगर वो मिले तो उसे ठिकाने लगाया जा सके। और पहला जो चक्कर था उन्होंने दुधवा पार्क के चारों तरफ लगाया। दुधवा पार्क का जो रेस्ट हाउस था उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाया और उसके बाद में दूसरा चक्कर उन्होंने थोड़ा और बड़ा कर दिया। जब राम लखन हरिहर प्यारी हथनी के ऊपर बैठ करके एक तीसरा राउंड दुधवा रेस्ट हाउस के चारों तरफ के जंगल में लगा रहे थे, तभी उन्हें दुधवा रेस्ट हाउस के कंपाउंड की तरफ से चीख पुकारों और शोर की आवाजें आने लगी। और उस शोर की, उस चीख पुकारों की आवाजों का कारण जानने के लिए उन्होंने तेजी से अपनी हथनी जो हरिहर प्यारी थी उसको ललन बख्श को आदेश दिया कि उसको दुधवा जो रेस्ट हाउस है, जो कॉलोनी है, उसकी तरफ ले जाया जाए। और जब वहां पर हरिहर प्यारी हथनी पहुंची तो जो कैंटीन का वर्कर था, श्याम स्वरूप उसका नाम था, जो वो कैंटीन का रसोइया था दुधवा पार्क की, उसने भाग करके हथनी के पास आया वो और उसने चिल्ला करके राम लखन सिंह को बताया कि साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही जो असगर चाराकट है उसको वो नरभक्षी बाघिन अभी अभी उठा करके कंपाउंड के अंदर से ही ले गई है। यह खबर सुन करके जो राम लखन सिंह थे वो अवाक रह गए और रेंजर बलदेव सिंह को कहने लगे कि यह बाघिन इतनी ज्यादा ढीठ हो गई है कि इसने आज सुबह ही गंगाजली को मारा है। उसके 6 घंटे के बाद ही जो दुधवा रेस्ट हाउस में जो हथनी चंपा कली थी उसका चाराकट था असगर अली, उसको भी ये मारकर ले गई है। इसका दुस्साहस बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस बाघिन का। इसने दुधवा की बस्ती में 2-2 लोगों को मारने की हिम्मत कर डाली है। हालांकि दुधवा के कर्मचारियों के क्वार्टर के पास कुछ कदम पर शौच जाने के लिए उस समय व्यवस्था तो थी, लेकिन जंगली इलाका होने व लैट्रिन के लिए इंडियन स्टाइल की व्यवस्था थी। कई बार सांप व बिच्छू आदि भी लैट्रिन वाले रूम में आ जाते थे। कुछ इन्हीं कारणों की वजह से कई कर्मचारी शौच के लिए थोड़ी दूर जंगल में चले जाते थे। इस प्रकार गंगाजली भी उस सुबह 8 नवंबर 1980 को जंगली हाथियों से सुरक्षा के लिए खोदी गई खाई से केवल 100 मीटर की दूरी पर उस बाघिन के द्वारा मार डाली गई थी और खा डाला गया था उसको। दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जांच करने पर जो घटना घटी वो इस प्रकार थी। असगर अली नाम का चाराकट, जो कि चंपाकली हथनी का चाराकट था, जहां पर हाथी बांधे जाते थे, उससे केवल 100 फीट की दूरी पर ही जो महावत थे उनके क्वार्टर थे और वो उन क्वार्टरों से केवल 100 फीट की दूरी पर ही कंपाउंड के अंदर ही वो जो खाई खोदी हुई थी चारों तरफ जंगली हाथियों से सुरक्षा के लिए, उसको असगर अली ने पार नहीं किया था। उसके अंदर ही एक झाड़ी की ओट में जो असगर अली था वो शौच के लिए गया था और उसे मालूम था कि आज सुबह ही गंगाजली को उस नरभक्षी बाघिन के द्वारा मार डाला था और उसको
कुछ हिस्सा खा भी लिया गया था। और गंगा जली की बॉडी को रेस्क्यू करके दुधवा के रेस्ट हाउस में वापस भी लाए थे। इसलिए वहां पर डर का पूरा माहौल था। इसकी वजह से जो असगर अली था वो शौच के लिए जब गया था तो अपने साथ एक भाला ले गया था सुरक्षा के लिए। और साथ में असगर अली ने यह फैसला किया था कि वो जो खाई खोदी हुई थी रेस्ट हाउस के चारों तरफ जंगली हाथियों से बचाव के लिए, उसको पार करके वो जंगल के अंदर नहीं जाएगा। वो उससे पहले ही झाड़ियों की ओट में, कंपाउंड के अंदर जो झाड़ियां उगी हुई थी उन्हीं की ओट में वो बैठ जाएगा। और ऐसा करते हुए जब असगर अली एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर के चला, तो वहां से 200 गज की दूरी पर एक किसी झाड़ी में वो नरबख्शी बाघिन लेटी हुई थी और वो मौके की ताक में थी। वो इंतजार कर रही थी कि शाम का वक्त हो तो वो दोबारा से अपनी कार्रवाई शुरू कर सके दुधवा के कंपाउंड के अंदर जाकर के, क्योंकि उसे पता था कि उसका जो शिकार था उससे छीन लिया गया था। कंपाउंड के अंदर ही एक झाड़ी की ओट में जब असगर अली पहुंचा तो उसने शौच के लिए बैठने से पहले अपने बगल में ही भाले को जमीन में गाड़ दिया और उसके बाद में वो बैठ गया। और जैसे ही बाघिन ने उसको वहां से देखा तो वो घात लगाती हुई बड़ी तेजी से असगर अली की दिशा की तरफ बढ़ी और वो खाई के पास आकर के छिप करके बैठ गई। और जब असगर अली शौच के लिए बैठ गया तो बाघिन ने एक ही छलांग में उस खाई को पार कर लिया। बाघों के लिए 6-7 फीट की छलांग लेना एक बहुत ही आसान काम होता है। बाघ 20 से 22 फीट तक की छलांग आसानी से लगा लेते हैं। और जब उस बाघिन के द्वारा उस खाई को पार कर लिया तो झाड़ियों की ओट लेती हुई वो असगर अली के पीछे पहुंच गई और उसने अचानक से पीछे से जाकर के असगर को गर्दन से दबोच लिया। और जब उसने असगर को गर्दन से दबोचा तो असगर को भी पता नहीं चला कि उसकी मौत किस रूप में और कहां से आ गई है। और एक ही झटके में उस बाघिन ने असगर की गर्दन को पकड़ लिया और पकड़ करके उसको दबा डाला। और मृत्यु की अंतिम वेदना में उस असगर अली के द्वारा जब अपने हाथ पैर चलाए गए तो बगल में जो लोटा पड़ा हुआ था पानी का वो बिखर गया पानी। और जब शेरनी वापस असगर अली को पकड़ करके जंगल की दिशा की तरफ जाने लगी थी तो वो जो पानी गिरा था वहां पर उससे एक थोड़ा सा कीचड़ बन गया था और उस पर शेरनी के बिल्कुल क्लियर पगमार्क बन गए थे उस समय। और उसके बाद वो जो नरबख्शी बाघिन थी उसने असगर अली को गर्दन से पकड़ा और पकड़ करके वो खाई की दिशा की तरफ जब गई तो अपने पीछे ब्लड ट्रेल को बनाती चली गई और एक घसीटन का निशान भी बनाती चली गई। और जब वो वहां से 20-25 फीट की दूरी पर उस खाई के पास पहुंची तो अब खाई को छलांग लगाना था और गर्दन से पकड़ करके अगर वो छलांग लगाती तो हो सकता था कि उसके मुंह से असगर की बॉडी छूट जाती। इसलिए उसने गर्दन से असगर की पकड़ कर छोड़ा और उसके बाद उसने उसको कमर से उठा लिया। कमर से उठाने से जो बॉडी थी वो एक बैलेंस में हो गई और उसको सीधा ही हवा में उठा लिया बाघिन के द्वारा। और उसको उठा करके उसने एक ही छलांग में शिकार के साथ उस खाई को पार कर लिया और पार करके उसने उसकी बॉडी को फिर वापस रखा वहां पे। वो उसका कारण ये था कि वो उसकी बॉडी को जब उठा करके घासों के अंदर घुसने लगी तो घासों में बॉडी को लिफ्ट करके ले जाने की वजह से उसको ले जाना कठिन हुआ, क्योंकि उसके मुंह के आगे बॉडी इतनी चौड़ाई में हो गई थी 5-6 फीट की चौड़ाई में और हाथ पैर उसके लटक रहे थे नीचे। तो इसकी वजह से बाघिन ने दोबारा उसको नीचे रखा और गर्दन पर पकड़ बना करके एक सिलेंडर बॉडी में एक लंबी बॉडी हो जाती है जब ड्रैग करता है इंसान को, तो वो जो बाघिन थी उसको गर्दन से पकड़ करके ड्रैग करके जंगल के अंदर करीब 100-150 मीटर अंदर तक ले गई। जब सुहेली की उस नरबख्शी बाघिन ने असगर को मारा था और मार करके जब वो उसको खाई की दिशा की तरफ ले जा रही थी उस समय उसकी या स्मेल या कोई उसकी आहट उन पालतू हाथियों को मिल गई जो कि वहां पर बंधे हुए थे। उस समय वहां पर चंपाकली हथनी बंधी हुई थी, रूपकली हथनी बंधी हुई थी, हरिहर प्यारी तो गश्त पे गई हुई थी, इसके अलावा राज बेगम हथनी थी। इस प्रकार वहां पर उस समय 5-6 सवारी हथनियां बंधी हुई थी और वो जो असगर चारागढ़ था वो चंपाकली हथनी का चारागढ़ था। और चंपाकली भी जो टाइगर होते हैं उनकी एक स्पेशलिस्ट हथनी थी उस समय की। और उन हथनियों को या तो स्मेल आ गई या कोई आहट मिल गई और उन्होंने जोरों से चिंघाड़ना शुरू कर दिया। उनके चिंघाड़ने की वजह से
जो दूसरे महावत थे उनका ध्यान भटका उस जगह की तरफ और वो तेजी से उन हथनियों की दिशा की तरफ गए। और इतने में जो वो बाघिन थी वो असगर की बॉडी को खाई को जम करके जंगल में ले जा चुकी थी। और बाद में करीब आधे घंटे के बाद में पता चला कि जो बाघिन है वो असगर को मारकर ले गई है। इसका कैसे पता चला उनको वो मैं आपको बताता हूँ। जब वहां पर हथनियों के द्वारा जोर जोर से चिंघाड़ा गया तो जो महावत थे और जो दूसरे चारकड़ थे वो हथनियों के पास गए और वहां पर उन्हें कोई किसी तरह का खतरा नजर नहीं आया। तो उन्होंने कंपाउंड, वो जो क्वार्टर बने हुए थे कंपाउंड के अंदर महावतों के लिए, उसके आसपास जब उन्होंने देखभाल शुरू करी तो एक जगह पर जहां पानी गिरा था, लोटा जब उलट गया था तो वहां पर शेरनी के बिल्कुल ताजा पगमार्क मिले थे और वहीं पर गड़ा हुआ भाला भी मिल गया था असगर अली का। और वहां से उन ड्रैग मार्क भी उनको नजर आया और उनको समझते देर ना लगी कि असगर अली जो है वो इस नरबख्शी बाघिन का 22वां शिकार बन गया है। और जो बाघिन है वो कंपाउंड के अंदर से आकर के असगर अली को उठा करके ले गई है। और इसके बाद में जब उन्होंने शोर मचाया, चीख, असगर अली को जोरों जोरों से पुकारा, तो उन आवाजों को उस समय हरिहर प्यारी जो कि वहां से 200-250 मीटर की दूरी पर जंगल में उस बाघिन को ढूंढ रहे थे और उनके ऊपर बैठे थे। उसमें रेंजर बलदेव बैठे हुए थे, अब्बू जहीर जो गार्ड थे वो बैठे हुए थे, ललन बख्श उनका महावत था और साथ में स्वयं बैठे हुए थे राम लखन सिंह। जब उनको आवाजों का पता चला तो वो तेजी से कंपाउंड की तरफ आए और वहां जाकर के उन्हें घटनास्थल का पता चला। और उसके बाद उन्होंने हथनी को तुरंत जंगल की दिशा की तरफ बढ़ा दिया और अब वो शेरनी के साथ साथ असगर की तलाश भी कर रहे थे। लेकिन जो ड्रैग मार्क थे, जो ब्लड के निशान वगैरह बने थे, वो खाई के पास तक ही बने थे। उसके बाद में वो जो बाघिन थी वो उसको गले से उठा करके और हवा में आधा टांग करके ही वो ले गई थी। और पूरे 1-1.5 घंटे तक खोजबीन की गई और दूर क्षितिज में जो सूरज था वो डूबने की तैयारी कर रहा था। और इसके बाद में असफल होकर के जब अंधेरा छा गया तो असफल होकर जो राम लखन सिंह थे वो वापस कंपाउंड में आ गए और असगर अली की बॉडी को शाम को ढूंढ पाने में वो असफल रहे। उस रात दुधवा के रेस्ट हाउस में डर का पूरा माहौल बना हुआ था। रात 10 बजे तक आग जलाकर जो राम लखन सिंह थे और साथ में उनके जो सहयोगी थे वो बैठे और अगले दिन की योजना बनाते रहे। बाद में 11 बजे के आसपास वो सोने चले गए। अगले दिन सूरज उगने पर चंपाकली और हरिहर प्यारी हथनियों पर सवार होकर के 8 बजे दोबारा असगर की खोज में एक पार्टी निकल पड़ी। लगभग 1 घंटे बाद ऊंची घास का एक झुरमट था जिसके बगल में सटी हुई झाड़ियां थी। जैसे ही हरिहर प्यारी उस झुरमट के पास से गुजरने लगी, सहसा ठिठक कर वो हरिहर प्यारी खड़ी हो गई और हवा में सूंड उठा करके अपनी सूंड को सांप की तरह लहराने लगी। कभी वो बाएं ले आती थी सूंड को, कभी वो दाएं ले आती थी। और इस प्रकार उसने बाद में छू करके अपने महावत ललन बख्श को इशारे से बताया कि घास के झुरमट के पीछे वाली झाड़ियों में बाघ है। और इसके बाद में महावत को बताने के बाद वो दलेर जो हथनी थी वो सीधी ही उस घास के झुरमट में घुस गई जहां पर बाघ छिपा हुआ था। लेकिन जो बाघिन थी उसको तो पहले से ही हरिहर प्यारी हथनी की आहट मिल गई थी और वो जैसे ही हरिहर प्यारी उसकी दिशा की तरफ बढ़ी वो जंगल में जाकर के छिप गई थी। और उस घास के झुरमट में वो जगह मिल गई जहां असगर की बॉडी को छिपाया गया था। उसका एक पैर पूरा ही जांग तक उस बाघिन के द्वारा खा लिया गया था और पेट का भी कुछ हिस्सा उस बाघिन के द्वारा खा लिया गया था। और हो सकता था कि वो बाघिन ज्यादा दूर ना गई हो, कहीं आसपास ही रही हो, क्योंकि बाघों का ये स्वभाव होता है कि वो आसानी से अपने शिकार को नहीं छोड़ते हैं। और दोनों हथनियां चंपाकली और हरिहर प्यारी एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में उस असगर अली की बॉडी के पास खड़ी हो गई। और कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद में जो चंपाकली हथनी थी वो और हाथियों को लाने के लिए और रेस्क्यू पार्टी और लोगों को लाने के लिए वो रेस्ट हाउस में चली गई।
और जो हरिहर प्यारी हथनी थी वो वहीं पर असगर अली की बॉडी की सुरक्षा के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि अगर दोनों हथनियां वहां से मूव हो जाती, चली जाती, तो ये पूरा अंदेशा था कि वो बाघिन आती और उसके बाद असगर की बॉडी को उठा करके कहीं दूर ले जाती, और ऐसी अवस्था में उसकी बॉडी को ढूंढ पाना फिर एक समस्या बन जाती। आधे घंटे के अंदर ही राज बेगम, चंपाकली, फूलकली, रूपकली, 4 हथनियां 12 लोगों के साथ घटनास्थल पर जा पहुंची। असगर को ले जाने के लिए एक चारपाई भी उनके साथ लाई गई थी। चारपाई पर असगर की बॉडी को रखने के लिए 5-6 जनों को नीचे उतरना जरूरी था, जो अत्यंत ही जोखिम का और खतरनाक काम था, क्योंकि वो मानव भक्षी बाघिन कहीं आसपास छिपी हो सकती थी। आसपास 50 मीटर की गोलाई में जंगल का चप्पा चप्पा उन हथनियों के द्वारा छान मारा, ताकि अगर बाघिन कहीं छिपी बैठी हो तो उसे वहां से खदेड़ा जा सके। इसके बाद असगर की बॉडी के चारों तरफ 5 हथनियों का एक घेरा बनाया गया, और उनके पहरे में 4 जने नीचे उतरे, और नीचे उतर करके असगर की बॉडी को चारपाई के ऊपर बांधा गया, और उसके बाद में उसको चंपाकली हथनी की पीठ पर लाद दिया गया, और उसके बाद 4 पालतू हथनियों का यह काफिला दुधवा रेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा, और 15-20 मिनट में ही वो कंपाउंड के अंदर सुरक्षित पहुंच गए। असगर की बॉडी को दुधवा रेस्ट हाउस में पहुंचा करके हर प्यारी और चंपाकली दोनों हथनियों के द्वारा दुधवा रेस्ट हाउस के चारों ओर उस बाघिन की तलाश में उन्होंने भटकना शुरू कर दिया। इस बात की पूरी संभावना थी कि वो बाघिन कहीं आसपास ही सो रही होगी या कहीं छिपी पड़ी होगी। बाघों का यह स्वभाव होता है कि वो दिन चढ़ते ही अपने अधिकाय शिकार के छिपा करके कहीं निकट ही किसी गहरी झाड़ी में सोते रहते हैं। बाघ जो है वो सुबह 8 या 9 बजे के आसपास किसी गहरी झाड़ी में सोने के लिए चले जाते हैं, और दिन के 2 से लेकर के 4 बजे तक वो वहां पर सोते रहते हैं। उसके बाद उठ करके वो शिकार की तलाश में फिर निकलते हैं। उस दिन 2-3 घंटे तक लगातार तलाश करने पर भी वो बाघिन नहीं मिली, तो दोपहर 2 बजे के लगभग राम लखन वो वापस रेस्ट हाउस आ गए। कॉलोनी में पहुंच करके राम लखन सिंह ने देखा कि असगर के चारों तरफ दुधवा का स्टाफ और उसकी पत्नी बैठे शोक मना रहे थे, और उन स्टाफ के लोगों के साथ राम लखन की अपनी वाइफ और उनके अपने दोनों बच्चे भी वहां पर बैठे हुए थे, जो उस समय वहां रेस्ट हाउस में ही ठहरे हुए थे। उन 25-30 लोगों को वहीं छोड़ करके राम लखन सिंह अपने ऑफिस में चले गए और आगे की योजना पर विचार करने लगे। अभी राम लखन को ऑफिस गए 15 मिनट ही हुए थे कि तभी उन्हें महावत खाने की तरफ से लोगों के जोरों से चीखने चिल्लाने और बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी, और इन आवाजों को सुन करके राम लखन सिंह हतप्रभ हो गए, और बड़ी तेजी से वो अपने ऑफिस की तरफ से बाहर निकल करके उस जगह की तरफ बढ़े जिस दिशा से महावत खाने की दिशा से आवाज आ रही थी। बाहर आकर के राम लखन ने देखा कि जिस चारपाई के ऊपर असगर की बॉडी को रखा हुआ था और उसके चारों तरफ उसके परिजन और जो स्टाफ था वहां का दुधवा पार्क का वो बैठे हुए थे। करीब 30 जनों की लोग बैठे वहां पर शोक मना रहे थे, और इतने में वो बाघिन आई, और उस बाघिन को देख करके वो जो 30 लोग बैठे थे वो चारपाई के एक तरफ हो गए, और उनके पीछे बिल्डिंग थी, महावतों के रहने के क्वार्टर थे, और वो बाघिन उस चारपाई से करीब 25-30 फीट की दूरी पर आकर के खड़ी हो गई, और जोरों से दांत दिखा दिखा करके वो गुर्रा रही थी। और वो जो 30 लोग थे वो एक झुंड में इकट्ठा हो गए थे, और उन 30 लोगों के बीच में राम लखन की अपनी वाइफ और उनके दोनों बच्चे भी थे, और उस शेरनी के द्वारा लगातार जोर जोर से गुस्से में क्रोध में गुर्राहट की जा रही थी। और वहां पर चारपाई के ऊपर असगर की बॉडी पड़ी थी। दरअसल में वो जो बाघिन थी वो अपने शिकार को लाने के लिए दुधवा के कंपाउंड के अंदर ही चली आई थी। यह एक ऐसा सीन था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दिन दोपहर की रोशनी में कोई आदमखोर बाघिन एक मानव बस्ती के बीच में 30 लोगों की भीड़ से घिरी किसी इंसानी बॉडी को उठाने के लिए आने की कल्पना कभी की ही नहीं जा सकती थी। यह देखते ही राम लखन सिंह ने जोरों से चिल्ला करके उन लोगों को कहा कि सभी जने इकट्ठे होकर के
हाथों को ऊपर उठा उठा करके वो शोर मचावे। और ऐसा कह करके राम लखन सिंह तुरंत कमरे के अंदर गए और अपनी 12 बोर की जो बंदूक थी, जो सरकारी बंदूक थी, उसको उठा लाए। लेकिन जो राम लखन सिंह थे वो सीधी गोली उस बाघिन को नहीं मार सकते थे, क्योंकि बाघिन के पीछे उन 30 लोगों की भीड़ खड़ी थी जो कि हाथ को ऊपर उठा उठा करके शोर मचा रही थी। और बाघिन उनके जवाब में दांत खोल खोल करके गुर्रा रही थी, होठों ही होठों में क्रोध व्यक्त कर रही थी। और पीछे राम लखन सिंह उस बाघिन से करीब 80-100 फीट की दूरी पर थे और उन्होंने तुरंत 2 हवाई फायर किए। और फायर की आवाज सुनते ही बाघिन ने पीछे मुड़ करके देखा और राम लखन सिंह ने दोबारा से 2 कारतूस 12 बोर की बंदूक में दोबारा से भरे। और जब वो उसमें कारतूस भर रहे थे तो तभी जो बाघिन थी वो तुरंत 2 छलांग लगा करके जंगल में चली गई। और इस प्रकार इस बाघिन का यह दुस्साहस देखिए कि दिन दहाड़े वो 30 लोगों के ग्रुप के बीच में से अपनी जो उसका शिकार था असगर अली, उसकी बॉडी को वो लेने के लिए आई थी। थोड़ी ही देर में हरिहर प्यारी की पीठ पर सवार होकर राम लखन सिंह 12 बोर की बंदूक के साथ में, फॉरेस्ट गार्ड अबू जहीर 12 बोर बंदूक के साथ में और महावत ललन बख्श, ये तीनों जने उसी दिशा की तरफ वो गए जिस दिशा की तरफ वो जो बाघिन थी वो छलांग मार करके जंगल में अदृश्य हो गई थी। और जब उस जंगल में राम लखन सिंह एंटर हुए और वहां पर जब वो उस बाघिन को ढूंढ रहे थे, तभी जो श्याम स्वरूप थे, जो कैंटीन के रसोइया थे, जो कैंटीन में कुक थे, वहां खाना बनाने का काम करते थे, उन्होंने चिल्ला करके राम लखन सिंह को बताया कि वो जो बाघिन है वो उधर नहीं है, इधर कैंटीन की दिशा में ही वो नजर आ रही है जंगल में। और राम लखन सिंह ने तुरंत उस दिशा की तरफ अपनी हथनी हरिहर प्यारी को मुड़वा दिया और ललन बख्श के आदेश देते ही हथनी तेजी से उस दिशा की तरफ बढ़ चली। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि जो पक्की सड़क दुधवा से नेपाल की तरफ जाती है, उस पक्की सड़क के एक किनारे पर झाड़ियों के साथ साथ वो बाघिन नेपाल वाली दिशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। और जो हरिहर प्यारी हथनी थी उसने उस बाघिन का पीछा करना शुरू कर दिया। उस बाघिन के बीच में और हरिहर प्यारी के बीच में करीब 200-250 फीट का अंतर था। कभी वो बाघिन सड़क के किनारे किनारे चलती थी, कभी वो बाघिन सड़क किनारे के जंगल के अंदर चली जाती थी और सड़क के बराबर बराबर जंगल में उस सड़क के पैरेलल चलती थी, जंगल के अंदर ही अंदर। इस तरह हरिहर प्यारी उसके पीछे पीछे करीब 1.5 किलोमीटर तक चली होगी। और हरिहर प्यारी हथनी करीब 150 से लेकर के 200 फीट का अंतर रख करके उसका पीछा कर रही थी। उस मानव भक्षी बाघिन की चाल से साफ पता चल रहा था कि वो किसी भी तरह से घायल नहीं थी। करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वो बाघिन दोबारा सड़क के किनारे आकर के जंगल के अंदर 100 गज तक चली गई और लगातार वो बाघिन आऊं आऊं की आवाज कर रही थी। और जब वो साथ में वो चल भी रही थी, अब वो बाघिन जंगल में हिरणों की बनाई एक अस्पष्ट पगडंडी पर चलने लगी थी। और जो हरिहर प्यारी हथनी थी वो भी उसके पीछे पीछे हो ली और वो पगडंडी करीब 200 गज आगे जाकर के लेफ्ट साइड में उसने एक मोड़ लिया उस पगडंडी ने। और पगडंडी में जैसे ही उस बाघिन ने मोड़ लिया तो बाघिन जो थी वो हरिहर प्यारी और उसके ऊपर जो शिकारी दल बैठा हुआ था उनकी निगाह से वो बाघिन ओझल हो गई। तो जो ललन बख्श जो उसके महावत थे, उन्होंने बाघिन को देखने के लिए कि बाघिन कहीं एकदम से घास में छिप ना जाए और उसके बाद उसको तलाशना मुश्किल हो जाएगा, उन्होंने अपनी हथनी हरिहर प्यारी को आदेश दिया कि थोड़ी स्पीड को बढ़ा करके वो उसका पीछा करे। जैसे ही हरिहर प्यारी उस हिरणों की बनाई पगडंडी पर उसने लेफ्ट साइड में मोड़ पर पहुंची तो अपने से केवल 50-60 फीट की दूरी पर उन्होंने देखा शिकारी दल ने कि 3 बाघ वहां पर खड़े हैं। दरअसल में वो जो 2 बाघ थे वो उस आदमखोर बाघिन के बच्चे थे। उनमें आकार को देख करके पता चल रहा था कि इन बच्चों की उम्र करीब 22 महीने के आसपास की रही होगी, क्योंकि वो बच्चे उस बाघिन के आकार के ही हो गए थे। और उन बच्चों में एक बच्चा
थोड़ा बड़े साइज का और अपनी माँ बाघिन से भी बड़े साइज का था और काफी कद्दावर, काफी स्वस्थ नजर आ रहा था वो मेल बच्चा। और यह उस तारा का मेल बच्चा था और यही मेल आगे जाकर के सलूका का प्रसिद्ध मैन ईटर टाइगर बना था, जिसने कुल मिलाकर के 14 इंसानों को मारकर खाया था। और 5 अप्रैल 1985 को राम लखन के द्वारा ही 5 गोलियों के द्वारा .375 की जो राइफल से 5-5 गोलियां इस मेल बच्चे पर चलाई गई थी और तब यह मारा गया था। पूरी स्टोरी को देखने के लिए सलूकापुर के मैन ईटर टाइगर की स्टोरी मेरी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी, और किस प्रकार राम लखन के द्वारा इस सलूकापुर के मैन ईटर को भी मारा गया था, जिसने 14 इंसानों को मारकर खाया था और ये इसी बाघिन का बेटा था। जन्म के समय जो बाघों के बच्चे होते हैं, चाहे वो फीमेल है, चाहे मेल है, चाहे नर है या मादा है, उनका आकार, उनका साइज, उनका कद एक सा ही होता है। लेकिन बाद में जब वो 5-6 महीने के हो जाते हैं तो जो मेल होते हैं उनका आकार तेजी से बड़ा होने लगता है और तब मेल और फीमेल के आकार में स्पष्ट अंतर उनके बच्चों में नजर आने लगता है। यह जो नर बच्चा था यह असाधारण रूप से बड़े साइज का लग रहा था। मोड़ पर मुड़ने के बाद हरिहर प्यारी दलेरी दिखाती हुई उन तीनों बाघों के एकदम पास केवल 20-25 फीट की दूरी तक जा पहुंची थी। और जब बाघिन को इस बात का एहसास हुआ कि हथनी काफी पास तक आ पहुंची है तो वो दहाड़ती हुई हरिहर प्यारी की तरफ लपकी। इसके साथ ही उसके दोनों बच्चे भी तेज गुर्राहट के साथ हरिहर प्यारी हथनी पर हमलावर हो गए। इस प्रकार 3-3 बाघों के हमले से भी हरिहर प्यारी जरा भी नहीं घबराई। कोई और हथनी होती तो अवश्य 3 बाघों के हमले से घबराकर भाग जाती, किंतु वो तो हरिहर प्यारी हथनी थी, बाघों की, मैन ईटर टाइगर की वो स्पेशलिस्ट हथनी थी। और अपने पहले के जमाने में कितने ही बाघों का उसके ऊपर बैठ करके शिकार किया गया था। उन बाघों की दहाड़ों का जवाब उस हथनी ने एक जोरदार चिंगाड़ मारकर दिया। सूंड को ऊपर उठा करके अपने एक पैर को किक मारने के लिए उसने तैयार कर लिया। वो मानव बख्शी बाघिन जब धाड़ती हुई हरिहर प्यारी पर लपकी तो हरिहर प्यारी ने अपनी सूंड को एक हंटर की तरह हवा में लहराया तथा पीछे हटने की जगह उल्टा 2 कदम और आगे बढ़ गई। हरिहर प्यारी का आक्रामक रूप देखकर वो बाघिन जो दहाड़ती हुई कान पीछे किए अपने कैनाइन दांतों को मुंह खोल करके आगे दिखाती बढ़ रही थी, कुछ दूर आकर के रुक गई। उसका मेल बेटा तो और भी ज्यादा बहादुर निकला। वो जो उसका मेल बेटा था वो अपनी माँ से 3-4 कदम और आगे जाकर के हरिहर प्यारी हथनी को धमका रहा था और उसके ऊपर घुर्रा रहा था, दहाड़ रहा था। और उसकी दलेरी को देख करके जो ऊपर बैठे राम लखन सिंह थे वो भी हतप्रभ हो रहे थे। हरिहर प्यारी डटकर उन तीनों बाघों के सामने खड़ी थी और वो बाघ बार बार गुर्रा करके आगे बढ़ते थे, लेकिन जो हरिहर प्यारी हथनी थी उसने एक भी कदम पीछे नहीं किया और उन बाघों का पूरा मुकाबला किया। हरिहर प्यारी की जगह कोई और साधारण हथनी होती तो वो भाग जाती, और भागते हुए हाथी पर बैठना बहुत कठिन होता है और 3-3 बाघ भागते हुए हाथी पर पीछे से चिपट जाते। और ऐसे में जब वो पीछे से उस भागते हुए हथनी पर हमला करते तो वो हथनी और तेजी से भागती। और जब कोई पालतू हाथी बाघों के अटैक से डर करके भागता है तो उसके भागने का कोई एक फिक्स रास्ता नहीं होता। उसका जिधर को मुंह होता है उधर को वो अनियंत्रित होकर के, अनकंट्रोल होकर के भागता है, और तब महावत का भी कोई कंट्रोल उस पालतू हाथी पर नहीं रह जाता है। और ऐसी अवस्था में जब 3-3 बाघ उस हथनी पर, हरिहर प्यारी पर दहाड़ रहे थे, अगर वो भाग जाती तो उसके ऊपर बैठे रहना कठिन हो जाता और जो 3 जने ऊपर बैठे हुए थे वो अवश्य बैलेंस खो करके नीचे गिर पड़ते और तब उसका अंजाम क्या होता, यह सोच करके बाद में जो राम लखन सिंह थे वो एक तरह से बहुत परेशान हुए कि अगर वो गिर जाते तो अवश्य उन बाघों का शिकार वो बन जाते। और इसके अलावा जो पालतू हाथी होता है, जो सवारी का हाथी होता है, जब वो बाघ से घबरा करके भागता है तब वो भागते हुए पेड़ों के नीचे से जब वो निकलता है तो वो केवल अपनी ऊंचाई का ध्यान रखता है। वो अपने ऊपर बैठे हुए जो शिकारी लोग होते हैं उनकी ऊंचाई का ध्यान नहीं रखता। और ऐसी अवस्था में
पालतू हाथी के ऊपर बैठे हुए जो शिकारी होते हैं वो पेड़ों की डालियों से टकरा टकरा कर या तो गिर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। और इस प्रकार इन दोनों ही बड़ी मुसीबतों से उस हरिहर प्यारी ने इन शिकारी दल को बचाया और उसने एक भी कदम अपना पीछा नहीं किया और पूरा उनकी तरफ फेस करके उन बाघों के सामने वो डट कर खड़ी रही और उल्टा उनके ऊपर हमला करने को वो हमेशा तत्पर रही। यद्यपि उस समय राम लखन सिंह के पास में 12 बोर की बंदूक थी, जो गार्ड था अबू जहीर उसके पास भी 12 बोर की बंदूक थी, लेकिन 12 बोर बंदूक होने की वजह से नजदीक से बाघिन पर सेफ्टी में गोली चलाने वाला यह बढ़िया हथियार होता है, लेकिन दूर से निशाना लेकर के मानव बख्शी बाघिन को मार गिराने के लिए भारी राइफल की जरूरत थी। दूर से 12 बोर की राइफल जो बंदूक थी उससे शिकार नहीं किया जा सकता था। जब राम लखन सिंह को यह पता चला था कि गंगा जली को उस बाघिन के द्वारा मार दिया गया है और जब वो वहां पर पहुंचे थे तो उसी समय उन्होंने एक पत्र लिख करके लखनऊ में भेजा था। उस समय वन्य जंतु प्रतिपालक हंसराज रवि थे लखनऊ में और उनको राम लखन के द्वारा पूरा संपूर्ण घटनाक्रम लिख करके भेजा गया और साथ में यह भी निवेदन किया था कि जल्दी से .375 बोर की एक भारी राइफल को दुधवा के रेस्ट हाउस में तुरंत भेजा जाए। जब तक मानव बख्शी बाघिन छलांग लगा करके हमला नहीं कर देती उस समय तक हरिहर प्यारी के ऊपर बैठा शिकारी दल उसके ऊपर गोली चलाने की स्थिति में नहीं था। दूसरे उस मानव बख्शी बाघिन से ज्यादा आक्रामक तो उसका बेटा हो रहा था, जो कि अपनी मां से कुछ कदम आगे रह करके उस हरिहर प्यारी हथनी को धमका रहा था और बार बार गुर्रा रहा था। और ऐसी अवस्था में अगर वो 12 बोर की बंदूक से गोली चलाते भी तो सामने खड़े जो उसके बच्चे थे उनको भी गोली लग सकती थी और उनको मारने का कोई परमिट नहीं था। केवल उस मानव बख्शी बाघिन को मारने का ही आदेश दिया गया था और इसकी वजह से उस मानव बख्शी बाघिन के ऊपर गोली नहीं चलाई जा सकी। और इसके अलावा अगर वो 12 बोर की बंदूक से गोली चलाते तो हो सकता है वो बाघिन घायल हो जाती और घायल बाघ को खोजना ढूंढना एक बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता इतने बड़े जंगल में। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो राम लखन सिंह थे, जो गार्ड अबू जहीर थे, उनके द्वारा 12 बोर की बंदूक से उस बाघिन के ऊपर कोई गोली नहीं चलाई गई। हरिहर प्यारी के आक्रामक रूप को देख करके जो मानव बख्शी बाघिन थी वो आखिर में झाड़ियों के अंदर जंगल में चली गई और उसके पीछे पीछे उसकी बेटी भी चली गई, लेकिन वहां पर अकेला खड़ा उसका बेटा हरिहर प्यारी हथनी को धमकाता रहा, घुराता रहा। और बाद में जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसके पीछे उसकी माँ भी नहीं है, उसकी बेटी भी नहीं, उसकी बहन भी नहीं है, यानी वो दोनों जंगल के अंदर चले गए हैं, तो वो जो उसका मेल बच्चा था आखिर में वो भी जंगल के अंदर चला गया और बाद में वो गहरे जंगल के अंदर चले गए और हरिहर प्यारी हथनी वहीं पर खड़ी रही। और जो उसका महावत था ललन बख्श, उसने हरिहर प्यारी हथनी को कंट्रोल करके रखा, क्योंकि हरिहर प्यारी अभी भी उन बाघों का पीछा करना चाहती थी और बड़ी मुश्किल से हरिहर प्यारी को वहां पर कंट्रोल करके संभाल करके खड़ा किया गया। और पूरे 10 मिनट तक हरिहर प्यारी हथनी वहां पर खड़ी अपनी सूंड को कभी बाएं कभी दाएं करके उनकी स्मेल लेने की कोशिश करती रही और उसके बाद में उसको वापस चलने का आदेश दिया। और जब हरिहर प्यारी वापस जा रही थी तब भी वो लगातार सूंड को उठा करके उनकी स्मेल लेने की कोशिश कर रही थी और ऊपर बैठा जो शिकारी दल था वो पीछे की तरफ भी ध्यान रख रहा था कि कहीं जो बाघ हैं वो पीछे से हमलावर ना हो जाए। लेकिन किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं घटी और करीब आधे घंटे के बाद में जो हरिहर प्यारी थी वो स्कूशल रेस्ट हाउस में पहुंच गई। और जब वो रेस्ट हाउस में पहुंची तो रेस्ट हाउस के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनके द्वारा बंदूक चलाने की आवाज को नहीं सुना गया था, लेकिन कंपाउंड के अंदर उन बाघों के दहाड़ने की जोरदार आवाज उन्होंने कई बार सुनी थी और उनको ये डर लग रहा था कि हो सकता है इस मानव बख्शी बाघिन के द्वारा कहीं 23वां शिकार ना कर लिया हो। लेकिन उन तीनों को बिल्कुल कुशल वहां पर दुधवा के कंपाउंड में देख करके वहां के जो कर्मचारी थे वो बहुत खुश हुए। और इसके बाद में इस कहानी में आगे क्या क्या घटनाक्रम हुआ, किस प्रकार उस बाघिन को मारा गया, उसको खोजा गया, ये सारा कुछ मैं अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। और उसके बाद में ये स्टोरी खत्म हो जाएगी और उसके बाद में कोई नई मैनीटर टाइगर की स्टोरी लेकर के आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।